हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे से पढ़ाई चल रही है। सो गाइज़, वेलकम और वेलकम बैक टू दी चैनल। इस वीडियो में बात करने वाले हैं मेरे सेल्फ गिवन एग्जाम एनालिसिस की, जो कि फर्स्ट शिफ्ट में था 1:30 बजे, 2 ही शिफ्ट थी। ठीक है, सो वीडियो को लास्ट तक देखना है, क्योंकि लास्ट में बताऊंगी कि गुड अटैम्प्ट्स क्या होने चाहिए और मेरे अटैम्प्ट्स क्या है। ठीक है, और लास्ट में एक चीज़ और बताऊँगी कि मेरे अटैम्प्ट्स की वजह से मेरा पेपर एक्चुअली क्या एक्सपीरियंस रहा। ठीक है, वो लास्ट में मैं बताऊंगी। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सीक्वेंस जो था वो था आपका इंग्लिश का, फिर देन रीजनिंग का एंड क्वांट का। ठीक है, वही 20 मिनट्स। और फिर उसके बाद बात करते हैं एग्ज़ाम लेवल जो था वो ओवरऑल ईजी टू मॉडरेट था। ठीक है, जो मॉडरेट लगा वो सिर्फ और सिर्फ क्वांट था, क्योंकि क्वांट के अंदर आपकी 3 DI आई थी प्लस कैलकुलेटिव वो था। ठीक है, बाकी रीजनिंग और इंग्लिश जो है वो इजी था, और उसमें भी इंग्लिश सबसे ज़्यादा इजी मुझे लगा। ठीक है, बात करते हैं रीजनिंग की। अब यहाँ पे जो है नंबर ऑफ़ डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चंस का ऊपर नीचे हो सकता है, प्लस जितना मुझे याद है उतने आंसर्स मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी। तो प्लीज़ आप भी, आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ, क्या शिफ्ट है आपका। ठीक है, और ज़रूर जो भी क्वेश्चंस आपको याद आ रहे हैं सेम शिफ्ट के, वो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में पज़ल और ऐसे पूछ रखा था, बॉक्स बेस्ड पज़ल था। ठीक है, जिसमें 8 आपके बॉक्सेस थे, जिसमें जो सबसे ऊपर था वो क्यू था, लास्ट में एम था। ठीक है, बात करते फिर एज बेस्ड था। एज बेस्ड काफ़ी इजी था, मतलब एज दे रखी थी, कुछ कैलकुलेट नहीं करना था। तो उसमें 6 पर्सन्स थे, और उसमें एक कंडीशन ये दे रखी थी कि ई जो है ना वो ए से 2 साल बड़ा है। ये कंडीशन एक दे रखी थी, जिससे सारी चीज़ें फुलफिल हो रही थी। तो 3 पॉसिबिलिटीज़ के अंदर मैंने इसको करने की कोशिश की थी। ठीक है, फिर बात करते हैं यहाँ पे ऑर्डर एंड रैंकिंग की। तो इसमें 6 पर्सन्स आपको दे रखे थे। आई थिंक इनकी हाइट या कुछ ऐसा दे रखा था, वो मुझे एग्जैक्टली वेरिएबल याद नहीं है। सो क्यू का एंड पी का एंड आर का आपको आइडेंटिफाई था, तो उस हिसाब से कैलकुलेशन करवा रखी थी। तो एक आंसर जो है वो 362 आ रखा था कैलकुलेशन के बाद में। ठीक, फिर बात करते हैं मंथ एंड डेट वाले पजल की। तो उसके अंदर जो टॉप पे था वो मेरा एस था, और लास्ट में एन आ रहा था। ठीक है, जो मैंने अरेंजमेंट बनाया था। फिर बात आती है यहाँ पे लीनियर पजल की। तो लीनियर पजल में इन और आउट दे रखा था। उसमें शायद ऐसा कुछ कंडीशन था कि साउथ वाले जो है वो साउथ वाले ज़्यादा होने चाहिए नॉर्थ वालों से, है ना, ऐसा कुछ कंडीशन था। बट एग्जैक्टली मुझे रिकॉल नहीं है, बट दोनों में से कुछ चीज़ दे रखी थी ऐसी, है ना। प्लस इसके अंदर ये थोड़ी सी ट्रिकी हो रही थी, है ना, कंफ्यूजिंग सी थोड़ी सी थी, मिस्टेक होने के चांसेस थे इसके अंदर। तो ये कुछ पज़ल एंड सिटिंग अरेंजमेंट का रहा। उसके बाद में अच्छा, एक पज़ल के 5 क्वेश्चन थे, तो किसी में 3 या 4 क्वेश्चन दे रखे थे। ठीक है, इस तरीके से आपका बैलेंस बिठा रखा था। फिर बात आती है इनइक्वलिटी के। इनइक्वलिटी के 3-4 क्वेश्चन थे, बहुत ज़्यादा ईजी थे, वो डुएबल थे एकदम। ठीक है, एक भी छोड़ने वाला नहीं था। सिलॉक्स के जो क्वेश्चंस थे वो ओनली एंड फ्यू वाले थे, जिसमें एक क्वेश्चन काफ़ी कंफ्यूजिंग सा हो रखा था। डायरेक्शन डिस्टेंस का काफ़ी बड़ा सा, ऐसे 4-5 लाइनों का पैराग्राफ था, राइट, बट काफ़ी इजी था। 3 क्वेश्चन एग्जैक्ट थे, उसमें एक का आंसर 1 मीटर नॉर्थ आ रखा था। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन आपका आ रखा था वहाँ पे वर्ड फॉर्मेशन को लेकर के, लेकिन उसके अंदर मैं श्योर नहीं थी, सो आई डिडंट अटैम्प्ट। ओके, उसको मैंने अटैम्प्ट नहीं किया। फिर चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग का सिर्फ एक ही क्वेश्चन था, हंट आ रहा था, हंट का जो वैल्यू था वो 8 आ रखा था कोड। ठीक है, और फिर आता है एक पेयरिंग का क्वेश्चन। तो एक पेयरिंग के क्वेश्चन में ट्राइंगल, आई थिंक वो वर्ड था। आप इसको मैंने अरेंज नहीं किया, बट अरेंज करके देख लीजिएगा, वो एग्जैक्टली 3 पेयर्स ही बन रहे थे। ठीक है, मैंने 2 बार अच्छे से चेक किया था, तो 3 पेयर्स ही उसके अंदर बन रहे थे। तो ये कुछ रीजनिंग का था। रीजनिंग के अंदर मैंने जो अटैम्प्ट नहीं किया वो मैंने आपको बताया कि वर्ड फॉर्मेशन का क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट नहीं किया, और एक लीनियर वाली जो पज़ल है ना वो मेरी 2 बार मतलब बन के मिस्टेक हो गई। उसका रीज़न मैंने आपको बोला है कि मैं लास्ट में बताऊँगी। ठीक है, सो इसी वजह से मेरे एक तो ये चीज़ मैंने वहाँ पर नहीं की है। प्लस उसके अलावा अगर मैं रीजनिंग का बताऊं तो आराम से आप 30 से 32 आराम से आप कर सकते थे। ठीक है, एक आध क्वेश्चन छोड़ भी देते हैं, अगर जैसे वर्ड फॉर्मेशन वाला छोड़ देते हैं, या प्रेयरिंग वाला की अगर आपको कई लोगों को डाउट होता है, तो भी हम आराम से इतना निकाल सकते हैं। दैट इज़ द लेवल। ओके, क्वांट के बारे में। ठीक है, तो क्वांट के अंदर जो है वो 3 DI दे रखी थी। कैसलेट वॉज वेरी ट्रिकी। ठीक है, 2 बार बनाने के बाद भी वो नहीं बन रही थी। सेल्स प्रमोशन शायद मेरी कहीं मिस्टेक हो रखी थी, तो ये काफ़ी कन्फ्यूजिंग सी दे रखी थी। ओके, उसके बाद में था लाइन ग्राफ
ग्राफ जो था वो काफ़ी ईजी था, मेल फीमेल के ऊपर था, और उसका जो डिफरेंस आ रहा था, जो आपको लाइन ग्राफ दे रखा था उसमें डिफरेंस जो था वो 5 का आ रहा था, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद में टेबल था, टेबल की अगर हम बात करते हैं तो एक तो लैपटॉप और वॉच का रेशियो दे रखा था और इनका डिफरेंस दे रखा था, तो वो ईजिली कैलकुलेट हो रहा था। बस इसमें एक क्वेश्चन था n का क्यूब करके, वो मैंने क्वेश्चन लीव किया, वो मुझे नहीं हो रहा था। बाकी मैंने यहाँ से कैलकुलेट अटैम्प्ट नहीं की क्योंकि 2 बारी में भी वो बन नहीं रही थी, तो फिर मैंने अर्थमेटिक पे स्विच कर लिया था। ये टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं था यहाँ पे, ठीक है। सो लाइन ग्राफ वॉज वेरी वेरी ईजी एंड टेबुलर DI भी काफ़ी ईजी ही था, ठीक है, ऐसे जिसके अंदर कुछ ज़्यादा नहीं था। यस, एक चीज़ थोड़ी सी नहीं लगी मुझे कि अप्रॉक्स वाले क्वेश्चंस कुछ ना ज़्यादा ही पूछ रखे थे, मतलब 2-3 क्वेश्चंस मुझे ऐसे दिखे कि अप्रॉक्सीमेट कितना परसेंटेज होगा और वो भी कितना ज़्यादा होगा, ऐसा कुछ था, ठीक। उसके बाद में अगर बात करते हैं मिसिंग नंबर सीरीज़ तो थी, लेकिन देखो काफ़ी बड़ी दे रखी थी, तो उसमें से मैंने 3 अटैम्प्ट की थी। मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, शायद मैंने 3 या 4 की थी, बट मुझे अभी 3 ही याद है ना। तो एक तो ये सीरीज़ इस तरीके से एग्जैक्टली दे रखी थी जिसका आंसर, एक सीरीज़ का तो ऐसे ही था 48 और 1/6 इस तरीके से उसका लॉजिक आ रहा था, तो 6144 था। फिर दूसरे वाले का क्यूब और +2 हो रहा था। फिर थर्ड वाले का जो था, इसका मेरे को भी आंसर याद नहीं आ रहा है, इसको कैलकुलेट करूँगी तो आंसर आ जाएगा मेरे पास में। तो ये 9 था, 82 था, 161, 244 था, और फिर आगे कुछ इस तरीके से एक और नंबर कुछ ऐसे वैल्यू दे रखी थी। ओके, सो दिस वाज द 3 थिंग्स वहाँ पे दे रखी थी, लेकिन थोड़ा आपको पता है कि लंबी सी काफ़ी बड़ी सी आती है, तो कैलकुलेट करने में थोड़ा ऐसे हो रहा है कि लॉजिक आ जाए तो आ जाए, नहीं आए तो फिर थोड़ा वेट करना पड़ सकता था। तो क्वांट वाज वेरी कैलकुलेटिव आई फील एग्जैक्टली, और थोड़ा ना अर्थमेटिक में भी कैलकुलेशन ज़्यादा थी, तो उसको मैंने लीव कर दिया। फिर बात होती है यहाँ पे अर्थमेटिक के, जितने क्वेश्चंस मुझे याद है 10-12 क्वेश्चंस बाकी के अर्थमेटिक के थे, और जितने मुझे याद है वो बताने की कोशिश कर रही हूँ। जिसमें एक था आपका मिल्क एंड वाटर वाला क्वेश्चन जो था रेशियो वाला, तो वहाँ पे x की वैल्यू 64 आ रही थी, ऑप्शन से किया था मैंने इसको। फिर एक आपका CI/SI वाला क्वेश्चन था, SI का था, उसके अंदर रेट्स दे रखी थी, तो आंसर तो मुझे याद नहीं है, बट 20% और 10% रेट्स आ रही थी, उसके हिसाब से आपको कैलकुलेट करना था। फिर एक क्वेश्चन था आपका मान्या करके कोई नाम दे रखा था और उसके हिसाब से था, तो वो मुझे अभी रिकॉल नहीं है। ओके, फिर बात आती है पार्टनरशिप की। पार्टनरशिप का भी आंसर मुझे याद नहीं है, बट शायद वैल्यू यही थी। एक तो 390 ये जो 39,000 है वो एग्जैक्टली थी, और इतना मुझे याद है कि वो कैलकुलेट करने पर 13 का मल्टीप्लिकेशन कुछ बन रहा था, जैसे 13 का मल्टीपल बन रहा है ना 65 और 78, तो इस तरीके से था। फिर वो डिफरेंस दे रखा था उसका प्रॉफिट का, और फिर शायद टोटल आपसे पूछ रखा था, ऐसे कुछ पूछ रखा था, बट ज़रूरी नहीं है कि ये वैल्यू यही वाली हो। अगर आपने दिया था या अटैम्प्ट किया था एक क्वेश्चन तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। ओके, फिर एक क्वेश्चन आया था आपका एवरेज वाला, वहाँ से आपका अनिल के जो मार्क्स पूछ रखे थे वो 88 आ रहा था उसका आंसर। फिर एक मैक्सिमम मार्क्स का क्वेश्चन था जिसका आंसर मेरा 600 आ रखा था, ठीक है। ऐसे ही एक टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन दे रखा था, वो थोड़ा सा घुमाया हुआ था, और एक बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन भी था, वो भी थोड़ा सा लेंदी सा था, ठीक है। ये 2 क्वेश्चंस और इन टॉपिक से भी थे। सो दिस वाज द क्वांट, और क्वांट के अंदर अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस है तब भी अगर आपने आराम से 24 से 27 के अराउंड किए हैं तब बहुत अच्छा अटैम्प्ट किए हैं, क्योंकि क्वांट का लेवल काफ़ी अच्छा है। आप खुद ही सोचो, प्री के एग्जाम में 3 DI आ रखी है और वो भी कैलकुलेटिव, ठीक, प्लस मिसिंग नंबर सीरीज़ तो आ रखी है, लेकिन फिर भी क्या है, कैलकुलेशन बड़ी सी सीरीज़ दे देते हैं, फिर उसमें कैलकुलेट करो, तो ये थोड़ा सा मॉडरेट लग रहा था मुझे, ठीक है। क्वांट यहाँ पे इंग्लिश वॉज वेरी वेरी ईजी। अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है तो लोग 30 आउट ऑफ 30 करेंगे, सबसे ज़्यादा अच्छी है विदाउट एक्यूरेसी ख़राब हुए, ठीक है। बट अगर आप इतना आ रखा था पेपर की, आराम से आप ना 22 से 25 के बीच कर सकते हो, 22 से 25 के बीच में आराम से कर सकते हो अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी ठीक ठाक भी है तो RC जो पूछ रखा था वो फार्मर्स के ऊपर पूछ रखा था, जैसे FPO वगैरह के ऊपर बात कर रखी थी, तो सीधे क्वेश्चंस मिल रहे थे, ठीक है, आंसर्स आ रहे थे सीधे से। सो इसके 7-8 क्वेश्चंस थे, जिसमें एक था प्रोड्यूस, उसका मीनिंग पूछा था, तो वो क्रॉप था उसका मीनिंग, वैल्यू का मतलब प्राइस था, और ब्लैंक जो था वो पैसिव दे रखा था। आर बीइंग चैलेंजेस, आर बीइंग समथिंग कुछ था, तो चैलेंजेस को हमेशा एड्रेस किया जाता है, तो उस हिसाब से ऑप्शन में एक ING फॉर्म भी था, तो वो नहीं करना था क्योंकि यहाँ पैसिव दे दिया ऑलरेडी, तो वो आपकी थर्ड फॉर्म ही आनी थी, इस हिसाब से मैंने एड्रेस किया वहाँ पे, ठीक। फिर आती है वहाँ पे बात क्लोज टेस्ट की। तो क्लोज टेस्ट ना एग्रीकल्चर के ऊपर दिया हुआ था अगेन, तो 6 to 7 क्वेश्चंस थे, जिसमें एक क्वेश्चन जो फर्स्ट ब्लैंक था उसमें मेरे को कन्फ्यूजन था क्योंकि इन टर्म्स ऑफ दे रखा था, वैसे ही दूसरा ब्लैंक में भी इन टर्म्स ऑफ ही आना
आना था। तो टर्म्स का जो है ना एक तरीके से कह सकते हैं कि सिनोनिम आना चाहिए था, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर मैंने वहाँ पे वैल्यूज़ किया था, बट मैं श्योर नहीं हूँ इसके बारे में। वहाँ एवेन्यू दे रखा था और एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा, शायद एपिक या कुछ ऐसे, कुछ एथिक्स ऐसे कुछ दे रखा था वहाँ पे। सो और एक वर्ड पीक भी दे रखा था, पीक्स। तो आई डोंट नो कि क्या होना चाहिए था, बट मेरी सेंस या इंट्यूशन के हिसाब से मुझे वैल्यू लग रहा था। तो इस तरीके से वहाँ पे दे रखे थे, मतलब बाकी की जो ब्लैंक्स इसके अलावा दे रखे थे वो डुएबल थे, इजी थे, एकदम आराम से बन जा रहे थे, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं यहाँ पे कि एरर्स के क्वेश्चंस पूछ रखे थे। देखो 4 से 5 एरर के क्वेश्चंस थे, जैसे ओल्ड पैटर्न पे होता है ना कि कौन सा फिर आपका जो पार्ट है उसमें एरर है, जिसमें एक तो था यूज स्टिल करके, डी पार्ट में एरर थी क्योंकि यूज स्टिल नहीं आ सकता। विथ के बाद में आप विथ प्रपोजिशन लगा रहे हो, फिर यहाँ पे ये नाउन आ चुका है, तो ये क्या होना चाहिए, वर्ब तो नहीं आ सकती, तो यहाँ एडजेक्टिव का बनना चाहिए था। तो एक तो ये था, और एक वर्ब को लेकर के था, आई थिंक या तो प्लूरल या फिर सिंगुलर, ऐसे कुछ वर्ब को लेकर के एरर आ रखी थी। तो ये 2 क्वेश्चंस मुझे अभी याद हैं। फिर एक वर्ड यूसेज का क्वेश्चन था, सीज। तो एक क्वेश्चन दे रखा था, तो उसमें मैंने वो पुलिस वाला किया था कि पुलिस जो करती है वो सीज कर लेती है, क्योंकि इसका मीनिंग वही निकल के प्रॉपरली आ रखा था, ठीक है। तो दैट वाज माय आंसर फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। उसके बाद में इनएप्रोप्रिएट वर्ड के 4-5 क्वेश्चन आ रखे थे, जिसमें से एक मुझे याद है कंसंट्रेशन वाला, ठीक है। उसके अलावा एक लास्ट में क्वेश्चन दे रखा था, वो एनकम्पास करके कुछ था, आई थिंक वो पॉल्यूशन वेस्टेज पे या पॉल्यूशन पे कुछ ऐसा कुछ दे रखा था, बट उसमें मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रही थी। पहले मुझे एनकम्पास गलत लग रहा था, फिर मुझे लग रहा था कि यार नहीं इसमें नो एरर होगी। सो आई वॉज वेरी वेरी कन्फ्यूज, तो मैंने लीव कर दिया उसको। ऐसे ही एरर में एक क्वेश्चन था, एफ्लिक्टेड वाला कोई क्वेश्चन आ रखा था, एफ्लिक्टेड विथ डेथ एंड डिके, एंड फिर उसके बाद में द वाइज डू नॉट ग्रेव, ऐसे करके कुछ दे रखा था। तो मुझे डी में भी एरर लग रही थी, और मुझे लग रहा था कि एफ्लिक्टेड के साथ में प्रीपोजिशन की एरर हो सकती है। सो आई ऑल्सो स्किप, ठीक है, मैंने इसको भी स्किप कर दिया, फिर रिस्क नहीं लेती, ठीक है। फिर आता है सेंटेंस इंप्रूवमेंट के, एक सेंटेंस दे रखा है, बीच में बोल्ड दे रखा था, ये वॉज वेरी वेरी इजी। सो 3-4 क्वेश्चंस इसके थे, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे कि जो ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊँ कि इतना किया जा सकता था इसके अंदर, 9 से आप 85 के आसपास आराम से कर सकते हो, है ना। मतलब 80, ये ऐसे नहीं करके अपन ऐसे बोल सकते हैं कि 80 प्लस आराम से आप जा सकते हो, ठीक है। इतना डुएबल पेपर था। अब बात करते हैं वहाँ पे कि मेरे जो सीन रहा, वो मेरा सीन ऐसा कुछ रहा था कि वहाँ पे जो सेंटर है ना, सेंटर के अंदर है ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस थी, ठीक है। तो एग्ज़ाम स्टार्ट होने के बाद में वो बीच बीच में लेकर के इन्विजिलेटर आते हैं कि आप फ़ोटो पे साइन नहीं है, ये नहीं है। हम लोगों ने सब कुछ कर रखा था, उसके बावजूद भी वो हर एक चीज़ में कमी निकाल रहे थे, ठीक है, मेरे वाले सेंटर पे। उसके बाद में बीच में इतनी ज़्यादा वो लोग बातचीत कर रहे थे, जिस पर मैंने बहुत ज़्यादा उनको टोका, 2 से 3 बार टोका कि एटलीस्ट एग्ज़ाम चल रहा है तो अभी आपको बात नहीं करनी चाहिए। एक तो वैसे ही प्रेशर होता है, ऊपर से और ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाती है। उस वजह से मेरा इंग्लिश तो प्रॉपर्ली हो गया था, ठीक है, इंग्लिश के टाइम पे कोई भी नहीं था, लेकिन फिर रीजनिंग के टाइम पे वो जो पजल नहीं बनी ना मेरे से, वो पूरा माइंड वहाँ ख़राब हो चुका था, क्योंकि उनके चक्कर में वो क्या आर्ग्यू कर रहे थे वहाँ पे ना। सो इट वाज लाइक कि अगर मैं उनको नहीं बोलूँगी तो मेरा और भी पूरा पेपर ख़राब हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने उनको बोला, तो ही वॉज आर्ग्यूइंग, ठीक है। वो चुप होने के बजाय ये कर रहे थे कि बकवास कर रहे थे फालतू की। तो इसी वजह से फिर मेरा क्या पेपर पे इम्पैक्ट आ गया। फिर थोड़ा क्वांट, तो चलो क्वांट को मैंने हैंडल कर लिया, क्योंकि एक सेक्शन का दूसरे सेक्शन पे आपको इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। तो सो मेरे को नहीं पता है कि अल्टीमेटली, क्योंकि दूसरी जो शिफ्ट है उसका एनालिसिस मैंने अभी नहीं देखा है कि कैसा क्या शिफ्ट आया था, बट वैकेंसीज कम है, कट ऑफ हाई जाती है। बट अब ये देखना पड़ेगा कि क्योंकि इंग्लिश भी है इसके अंदर, तो देखो इंग्लिश में चांसेस बहुत एक्यूरेसी जो है कितनी क्या बैठी है, फिर कैटेगरी वाइज चीज़ें, ठीक है, फिर वैकेंसीज जो भी होंगी उस हिसाब से चीज़ें निकल करके आएंगी। तो अभी कुछ कहना इम्पॉसिबल है कि कट ऑफ कितनी क्या जाने वाली है। तो बताती हूँ मेरे नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स, तो 27 मैंने इंग्लिश के अंदर किए, ठीक है। फिर उसके बाद में 28 मेरे रीजनिंग के अंदर हुए, जिसमें से एक वर्ड फॉर्मेशन वाला मैं हमेशा नहीं बट 99% मैं लीव कर देती हूँ, क्योंकि उसमें बहुत गलत होने के चांस होते हैं। अदरवाइज इसके अलावा एक पजल मेरी नहीं बनी, ठीक। फिर बात आती है यहाँ पे क्वांट की। क्वांट वाज वेरी वेरी कैलकुलेटिव, तो 24 क्वेश्चंस बने। अगर यहाँ कैसलेट बन जाती या 2 से 3 अर्थमेटिक और हो जाते थे तो अच्छा हो सकता था पेपर। तो मेरी कैपेबिलिटी के हिसाब से मुझे लग रहा है कि एवरेज गया है, और बट होप फॉर द बेस्ट।
हर स्टेट में क्या होता है ना, अपने को आगे बढ़ना ही है, इसको लेकर के नहीं बैठ सकते, क्योंकि कई लोगों का मेंस का एग्जामिनेशन होगा या फिर उसके बाद में IBPS PO का एग्जामिनेशन होगा, फर्दर SBI PO भी है। अब तो बस एग्ज़ाम्स पे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से आपको क्या करना चाहिए कि आगे के एग्ज़ाम्स पे फोकस करना चाहिए, और जो भी गलती हुई है, जो स्पीड की वजह से, किसी भी चीज़ की वजह से, बस थोड़ा और अपने आप को ना उन मिस्टेक्स को सुधारने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो ये वाली चीज़ थी पूरा का पूरा। सो अब आपका अटैम्प्ट और जो आपका रिव्यू है अकॉर्डिंग टू दिस शिफ्ट ज़रूर बताइएगा कमेंट के अंदर। तो आपकी कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ बताइएगा, एज सुन एज पॉसिबल आई विल रिप्लाई। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब दिस चैनल नाउ फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़, एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट, प्रिपेयर वेल।